वो हो सकते हैं by giving some conditions, या फिर कुछ नेचुरली भी कुछ फिजिकली सिमिलर होता है, जैसे हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये तीनों हमारे पास फिजिकली सिमिलर आइसोटोप्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका सेम होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, सॉल्युबिलिटी इनकी सेम होती है, डेंसिटी सेम होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर लेकिन ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ए इज द राइट ऑप्शन। फिर ये वाला आप जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रिप्रेजेंटेशन क्या होगी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की? ए होगी, ठीक है, जहाँ पर ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक मास को और जेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को। क्वेश्चन नंबर 5 है मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म्ड बाय पासिंग डी, ऑल ऑफ दीज। है ना, ऐसा ही कहा कि मॉलिक्यूलर आयंस आप कैसे भी बना सकते हो। आप इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाइए किसी मटेरियल से, आप एक्सरेज मारो किसी मटेरियल पे, या फिर अल्फा पार्टिकल, तो इन सब तरीकों से आप मॉलिक्यूलर आयंस बना सकते हैं। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन थे। पहला बताइए, अच्छा, हीमोग्लोबिन का मास कितना होता है ग्राम्स में? क्वेश्चन था कि हीमोग्लोबिन इज हाउ मेनी टाइम्स heavier than हाइड्रोजन। तो आपने क्या करना, पहले तो हीमोग्लोबिन का मास कितना होता है? 68,000। ओके, 68,000। हीमोग्लोबिन एक बहुत अच्छा खासा बड़ा प्रोटीन का बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। इसमें अभी आप दोनों ही बैच वाले हो, लेकिन अगर जो भी बायो वाला बच्चा सुन रहा है उसके लिए, हीमोग्लोबिन में आपको पता है इस तरीके से हमारे पास 4 आयरन के एटम्स होता है, और फिर 2 के ऊपर इस तरीके से अल्फा चेन्स होती हैं, और 2 पे हमारे पास क्या होती है? बीटा चेन्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर होता है हीमोग्लोबिन का। तो हीमोग्लोबिन का खैर मास होता है 68,000। उसने हमसे पूछा है कि बताओ हीमोग्लोबिन कितना टाइम्स हैवियर होता है हाइड्रोजन के मास से। तो हमें कंपेयर करना है। आप क्या करेंगे? रेशो लेंगे दोनों का। हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1 होता है, तो आंसर क्या आएगा? 68,000। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम्स मोर हेवियर देन हाइड्रोजन। सही है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास इसी तरीके से था कि आपको पता है उसमें बेसिकली इन्होंने पूछा था, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मॉलिक्यूलर आयन क्या होगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर आयन है क्या, है ना। मॉलिक्यूलर आयन क्या है? देखें, जब भी हमारे पास आप कोई भी एक, पहले तो ये मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? किसी मॉलिक्यूल के ऊपर किसी मॉलिक्यूल का बना हुआ आयन होना चाहिए। ये तो एक एलिमेंटल आयन है, ये तो वैसे भी नहीं होंगे। तो मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? जब भी हमारे पास कोई मॉलिक्यूल के ऊपर आयन चार्ज होता है, उसको आप आयन कहते हो, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इज द आयन। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन स्पेसिफिकली क्या होता है? जब आप एक मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज तो हो, लेकिन जब आप उस चार्ज को भी हटा दें तो जो पीछे मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल होगा। सही है, जो पीछे मॉलिक्यूल होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये दोनों तो नहीं होंगे, ये दोनों बहुत अनस्टेबल है। अगर आप सोडियम में से पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव भी कर देते हैं तो हमारे पास जो सोडियम है उसके ऊपर कितना पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवा दिया अपने से, लेकिन वो मॉलिक्यूलर आयन की बात कर रहा है, तो सोडियम पॉजिटिव नहीं होगा। हमें मॉलिक्यूलर आयन ढूंढना है, तो इन दोनों ऑप्शंस में से ही कोई एक हो सकता है। लेकिन अगर आप देखो, अच्छा, NH4 की बात करते हैं। NH4 क्या है? NH4 में 4 हाइड्रोजन है और फिर इस तरीके से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हम लोग रिमूव भी कर देते हैं, जो हमारे पास NH4 है। NH4 ये हमारे मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। NH3 जो है, जब मैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर देती हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही थी NH4 पॉजिटिव में अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर देती हूँ यहाँ पे, तो क्या ये स्ट्रक्चर बन रहा है? नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, तो ये तो स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा, तो ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं होगा। मॉलिक्यूलर आयन का मतलब है चार्ज पर आप रिमूव भी कर दे तो पीछे जो मॉलिक्यूल बचे वो फिर भी स्टेबल हो। अगर मैं यहाँ पे सोडियम में हटा भी दूं, सॉरी पॉजिटिव में हटा भी दूं, तो पीछे हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। NH3 एक इज एक्चुअली मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूलर आयन है। मॉलिक्यूलर आयन
को फाइंड करने का एक रूल होता है जिसको आप कहते हैं थंब रूल। आप बेसिकली चार्ज के ऊपर थंब रखते हैं, यानी कि चार्ज को आप हटाकर देखते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो फिर भी स्टेबल है, क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं, उसको आप मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। ये समझ आया? आगे चलें। यही पे हम लोग क्वेश्चन नंबर, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। Which one is not true about isotope? Which one is not true? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोप में न्यूट्रॉन नंबर ये। D. हाँ, न्यूट्रॉन नंबर क्या होता है? सेम होता है? आइसोटोप में नहीं, सेम नहीं होता। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है आइसोटोप्स की? नहीं। ये ऊपर भी, अभी ऊपर मैं आपको बता के आई हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आप सेम कर सकते हैं लेकिन वैसे होती नहीं है, ठीक है। और बहुत ही कोई रेयर होंगे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, फिजिकल डिफरेंट होती हैं, लेकिन फिजिकल आप कंडीशन देके कर सकते हो। और उसके बाद सेम एटॉमिक मास तो नहीं है, तो पूरी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन, अगर ये आप इसमें कंफ्यूजन भी आपको हो रही थी एग्जाम में बैठे हुए तो इसको आप छोड़ भी देते, फिर भी ऑप्शन ए और बी हमारे पास सॉलिड गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चारों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, गलत है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 0.6 ग्राम ऑफ सिलिका इज। ये उस दिन हमने क्वेश्चन किया था, राइट? इसको जरूरत नहीं है करने की, चलो एक बार आप लोग करके देखो दोबारा से। सिलिका में बता दूं, सिलिका किसे कहता है? सिलिकॉन SiO2. डाइऑक्साइड। हाँ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 को हम लोग सिलिका कहते हैं। वो कह रहे हैं कि हम मॉलिक्यूलर गिवन मास आपके पास 0.6 ग्राम्स है। आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका का मास निकाल सकते हो, इन्होंने दिया हुआ भी है 28। .01 A option. ओके गुड। बाकी समझ आ गया सबको? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने क्या करना है, पहले इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का? 28 60. प्लस 32 कितना होगा? 60 होगा। आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है ना? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? 0.6। आपके पास ये वाला मास कितना है? हमने भी निकाला 60। इसको आप करेंगे डिवाइड, क्या आंसर आएगा? 0.01। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट SGP। ओके A option. ओके। इसमें आप चाहें तो पूरी एक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, अगर आप ना चाहें तो बगैर कैलकुलेशन के भी आप बता सकते हो। Sorry, it's D. डी। ओके ओके। बड़े डिवर्स आंसर्स आए, ABCD। अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, A इज राइट ऑप्शन, सही है। हमारे पास देखो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? पहले आप क्या 44. करेंगे? हाँ, पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे 4.4 डिवाइडेड बाय 44, सही है। इसका जो भी आंसर होगा आप फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर देंगे। जो भी नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 22.4 से। देखो क्या आंसर आता है, 2.24 आएगा।
इसको आप कैलकुलेशन के बगैर भी सॉल्व कर सकते थे वैसे तो। कैसे? हमें पता है कि 44 ग्राम्स में 1 मोल होता है जो कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। सही है। हमें उसने कितना दिया? 4.4 ग्राम दे दिया, यानी कि इन दोनों के दरम्यान में पॉइंट आ गया। तो ये जो हमारे पास वॉल्यूम था ये कितना हो जाएगा? 2.24 हो जाएगा। पॉइंट को मैंने यहाँ पे मूव कर दिया। सही है। तो ऐसे आप बहुत, अगर आपकी प्रैक्टिस आती है ना तो आप फिर इस तरीके से शॉर्टकट में इसे सॉल्व कर सकते हो। वैसे भी करोगे इट्स लाइक नॉट मोर देन अ मिनट का क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा सवाल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। हाँ देखो, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें। 4.4 को डिवाइड करें 40 से। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करवाएं 22.4 से। 4.4 divided by 44. Okay, got it. Yeah, sorry, 44. So yeah, would be 1.1. 1.1 multiplied by 22.4 would be 2.24. सही है। चलें, question number 9. Which one is the molar volume of a gas at SGP? C. बड़ा आसान सवाल है। 22.4. हाँ जी, 22.4. Good. Question number 10. Yeah, this one is a very interesting question क्योंकि this question gave us a hard time जब हमने last time इसको किया था. By the way, it's a very simple question. ये वाला क्वेश्चन बहुत मजे का है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तीनों ही बहुत मजे के सवाल है। चलिए आप 10 वाला ट्राई करें पहले। अगर हो रहा है गिव योर आंसर, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी जस्ट लेट मी नो सो दैट वी कैन सॉल्व इट टुगेदर। ओके, रिया बीइंग रिया, the quickest. ओके, डी चले। करें सॉल्व या फिर हो गया आप लोगों का, या फिर यू नीड मोर टाइम? डन। क्वेश्चन नंबर 10, वो कह रहे हैं नंबर ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पहले तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए। कौन सा? जब भी आप नंबर ऑफ आयंस फाइंड करते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हो, या कुछ भी, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट, कौन सा फार्मूला यूज करते हो आप? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, यही होता है ना? हमें क्या फाइंड करना है? हमें पहले तो फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, कि भाई H पॉजिटिव जो बन रहा है वो उसके कितने मोल्स बन रहा है, पहले हमें वो फाइंड करना है। लेकिन हम दोबारा से दूसरी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं पहले। और क्या लिखा हुआ है? Let's do this color. वो कहता है कि फिर हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? वो कह रहा है कि 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड। चलो एक इंफॉर्मेशन हमें ये दी हुई है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आयोनाइज हो रहा है पानी के अंदर। कितने मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के? 0.1 मोल्स है। इसमें कहने का मकसद उसका ये है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड जो है यानी कि H2SO4 वो आयोनाइज हो रहा है पानी में। इसमें आपको पानी से रिएक्ट नहीं करवाना। आयोनाइज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना।
सही है। तो इसमें आपने H2O प्लस H2SO4 प्लस H2O नहीं करना, आपने H2SO4 लेना है, उसको आयोनाइज करवाना है इन वाटर, ठीक है। H2O एज अ रिएक्टर नहीं काम करेगा यहाँ पे, सही है। आयोनाइज का मतलब क्या होता है, आयोनाइज कैसे होगा, ये किसमें आयोनाइज होगा, H पॉजिटिव में और SO सल्फेट अण में, ऐसे ही ये आयोनाइज होगा। लेकिन आप मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे, 2। एसिड के टाइप्स होता है डाइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है, डाइहाइड्रिक एसिड है, तो 2 H पॉजिटिव बनेंगे और सल्फेट हमारे पास बनेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये हमें इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो हमने अभी बनाई है, इक्वेशन यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2SO4 से कितना बन रहा है, 2 H पॉजिटिव के मोल्स बन रहा है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि भाई 0.1 मोल से कितना H पॉजिटिव बनेगा। पहले तो आपको ये फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे H पॉजिटिव के, कितने आएंगे, 0.2 मिलेगा। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। अब कुछ नहीं है, नंबर ऑफ आप फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ वो 0.2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे एवोगैड्रो नंबर से। ये 0.2 बेसिकली यहाँ पे आपने बेसिक मैथमेटिक है, 0. ये वैल्यू लिख दी मैंने, सही है। ये पॉइंट यहाँ पे जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू पावर कितना, 22 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इज दैट क्लियर? बाकी रिया एंड जनीरा, आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन? आंसर है, ये आंसर ही है, ठीक है। इन्होंने ऐसे दिया हुआ, जब हमने भी ऐसे निकाल लिया, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिंपल था ना ये क्वेश्चन, जस्ट आपने ये ऐसा, आपको सवाल और बहुत सारे मिलेंगे कि भाई ये आयोनाइज हुआ, तो आयोनाइज इन वाटर, तो आपने जो है वाटर को एज अ मीडियम लेना है, रिएक्ट नहीं करवा देना जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, जिसको आपने रिएक्ट करवाया था, ऐसा नहीं करना। H2SO4 को आयोनाइज करना है H पॉजिटिव के अंदर और सल्फेट के अंदर। H पॉजिटिव यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि 2 H पॉजिटिव थे। चलो ये हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये ट्राई करें सब लोग। Have to be removed। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन्स। क्या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के मोल, इलेक्ट्रॉन का नंबर, तो बेसिकली इनडायरेक्टली वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर आपने फाइंड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करना है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होने चाहिए ताकि हम लोग इतने मोल्स ऑफ नियॉन एटम्स को आयोनाइज कर सकें Ni पॉजिटिव के अंदर, सही है। कितने नंबर ऑफ, बेसिकली आपने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। somebody said D, I think रिया ने D बोला था। Option B. Give me a thumbs up. Option B. Okay. Done. किसी और को आंसर देना है, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं क्या होगा इसका सही जवाब, कौन सा ऑप्शन सही है। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमें बेसिकली फाइंड करने होंगे पहले तो इलेक्ट्रॉन के, तो हमें पता है कि पहले तो इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये नियॉन गैस है, नियॉन एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19, खैर वो नहीं चाहिए हमें। नियॉन है, नियॉन हमारे पास क्या होगी, क्या बोला है इसने, हाँ आयोनाइज हो रही है ना, तो नियॉन गैस जब आयोनाइज होगी, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके अंदर नियॉन गैस हमने फिल की हुई है, तो जब कोई भी आप समझिए कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फॉल, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स उसको हिट कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे तो आपने देखा होगा ना, गैस का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नॉकआउट हो जाता है और फिर पीछे जो है वो गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही
जब इसके ऊपर आपने वोल्टेज दिया, ये नियॉन पॉजिटिव, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सही है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये पता लग रहा है कि एक मोल ऑफ नियॉन से हमें इलेक्ट्रॉन से काम है, इसको हटा दो। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमें, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन है? क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁶ मोल्स ऑफ नियॉन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? इतने ही मिलेंगे, सही है। अगर एक से एक मोल मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इतने से इतना ही मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय नियॉन गैस, इतने मोल ऑफ नियॉन गैस। आधा क्वेश्चन आपका हो गया। आगे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करवाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल कितना निकला है, इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका, सही है। ये क्वेश्चन क्लियर है? ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ये आपको नहीं समझ आया, बेसिकली वही सेम चीज है जो ऊपर हमने की है। ये इक्वेशन यहाँ तक समझ आ गई आपको, ठीक है, कि नियॉन था, जब वो आयोनाइज होगा तो वही नियॉन पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक क्लियर था, सही है। अब अकॉर्डिंग टू द सेम वही आप हमें क्या करना था? फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी वही सेम फॉर्मूला होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। हमें फाइंड क्या करना है? पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक मोल है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब एक है। तो 1 मोल ऑफ नियॉन इज प्रोड्यूसिंग व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में ये वैल्यू गिवन थी कि भाई इतना मोल ऑफ नियॉन है, तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन नंबर बनेगा। तो अगर 1 इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे भी सेम वैल्यू वही होगी ना, रिपीट होगी, सही है। तो इतने मोल नियॉन के होंगे, तो इतने ही मोल्स बनेंगे ना इलेक्ट्रॉन के। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में गिवन था, सही है। इसमें यहाँ तक समझ आया? से यस और नो एटलीस्ट। देन इट्स वेरी सिंपल, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके पास मोल्स आ गए इलेक्ट्रॉन के, यही चाहिए था ना हमें। कोई कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें एक्चुअली। ये आपके पास क्या आ गई? नंबर ऑफ मोल्स आ गए इलेक्ट्रॉन के। हमें फाइंड क्या करना था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने पे फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? कितने, मल्टीप्लाई करवा देंगे एवोगाड्रो नंबर से। ये भी आपको मल्टीप्लाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में बेचारे ने आपको पूरा ये आंसर ही ये दिया। डन। ओके, कैन यू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है when 0.5 moles of aluminium sulfate, ये फॉर्मूला है एल्युमिनियम सल्फेट का। वो कह रहा है कि इतने जब इसके 0.5 मोल्स जब डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर, तो बताइए कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो आपसे पूछ रहा है। बेसिकली आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। पहले आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, फिर फॉर्मूला में पुट करेंगे, आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताना है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे अब दो चीजें बनी थी लेकिन हमने सिर्फ हाइड्रोजन को लिया क्योंकि उसने हाइड्रोजन का ही पूछा था। यहाँ पर वो कह रहा है कि भाई टोटल कितने प्रोडक्ट के पार्टिकल्स बनेंगे, तो आपको हाइड्रोजन प्लस सल्फेट दोनों का मिलाकर 2 + 1 3, ये 3, ठीक है, समझ लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना होगा। यहाँ पे अगेन मैं बता दूं, वो कह रहा है कि आपने एल्युमिनियम सल्फेट को पानी में डिसॉल्व करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना आपने। बेसिकली पानी में जब आप किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, आप किसी भी जब पोलर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो आयोनाइज होता है। तो यहाँ पे आयोनाइजेशन रिएक्शन होगा, ना कि आप एल्युमिनियम सल्फेट को रिएक्ट करवाएंगे पानी के साथ। करें ये क्वेश्चन या फिर यू वांट सम टाइम टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ? Option C. ऑप्शन सही। ओके, जितना भी आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उनके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड करना है। तो पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, इतनी बार आप मानते हैं। उसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मोल्स पता लगाने हैं ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ओके, हमें ये नहीं बोला कि, उसने ये नहीं पूछा कि एल्युमिनियम के कितने हैं, उसने बोला टोटल कितने होंगे। तो हम लोग जितना भी प्रोडक्ट बनेगा उसके मोल्स को सम अप कर देंगे। क्लियर है? और उसने हमें वैल्यू भी दी है, उसने हमें वैल्यू दी है 0.5 मोल्स टोटल हमारे पास जो एल्युमिनियम सल्फेट के है। तो ये डेटा को यूज करता है। पहले तो उसने हमारे पास कंपाउंड क्या दिया है? एल्युमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला भी उसने लिख के दिया है, ये होता है फॉर्मूला। देखो +3 इसकी होती है, -3 इसकी होती है। बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। ओके, आप दोनों ने सी बोला है। देखो एल्युमिनियम सल्फेट हमने लिया, अब डिसॉल्व किया पानी में। जब डिसॉल्व किया पानी में आयोनाइजेशन रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन जो होते हैं रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पर ये किसमें टूटेगा? एल्युमिनियम में ब्रेक डाउन होगा ये, और क्या बनेगा? सल्फेट आयन बनेगा। ऐसा ही होगा, सही है। एल्युमिनियम कितने हैं यहाँ पर? 2 है, ठीक है। सल्फेट कितना है? 3 है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब देखो, अब अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, हमारे पहले में यही लिखता है ना, पहला टास्क होता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, देन होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास, हमें इससे भी काम है, हमें इन दोनों से भी काम है। इन दोनों के लिए हमें सम अप करके फिर नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने होंगे। क्लियर? ये मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट यहाँ पे टोटल करके लिख दिया। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स चाहिए ना, टोटल। तो मुझे क्या करना होगा? 2 + 3 में यहाँ पे 5 लिख लूं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप दोनों को? सही है, 5 लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे टोटल नंबर चाहिए ना, टोटल पार्टिकल चाहिए। तो उससे मुझे टोटल नंबर ऑफ मोल्स भी लूंगी मैंने 5 लिख दिया। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें एल्युमिनियम सल्फेट के कितने मोल्स दिए हैं? 0.5 मोल्स दिए हैं। तो हम लोग लिख देंगे 0.5 मोल्स, हाफ हो गए, ठीक है। 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर हो गया? अब हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स? 2.5 है। मल्टीप्लाई करवा दो एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 - 23, सॉरी 23। आंसर क्या आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद?
काम या Option D. क्वेश्चन। ठीक है, बी आंसर आएगा। D आएगा ना 2.5 into 1.5 आएगा। 1.5 मल्टीप्लाई स्क्वायर 24 है ये। करके देखो। एक मिनट जो आपने देखो, सॉल्यूशन करवाई वो दिखाओ। 2.5 0.6.02 मल्टीप्लाई 23। तो ऑप्शन डी हुआ ना। ठीक है, डी कैसे होगा किरण? मल्टीप्लिकेशन मतलब कैलकुलेशन के बाद है ना 2.5 आपने लिखते हैं, वहाँ ही 1.5 आ रहा है, इसलिए बी आंसर है। कैलकुलेटर से किया है मैंने। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के देखा। हाँ ठीक है 1.2 into 10 to the power 24। ओके, so B is answer, not D. अच्छा, मेरे में ना बिल्कुल भी हिम्मत क्लास में से भी ओवर हो गई है कि मैं भी